डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत आपका नोदिला चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सीपीसी के प्रोविजंस पर चर्चा नित्य प्रति कर रहे हैं। आज हम सेक्शन 15 से 19 तक चर्चा करेंगे और इससे पहले कि मैं सेक्शन पर आऊं, आपको यह बताना चाहूँगा कि कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन 3 तरह की होती है। पहली है पेक्यूनियरी और दूसरी है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन और तीसरी है टेरिटोरियल। तो हम इन सेक्शंस के अंदर पेक्यूनियरी की नहीं, सब्जेक्ट मैटर और टेरिटोरियल की बात करेंगे। आप देखेंगे कि यदि एक ही न्यायालय होता तो दीवानी, फौजदारी, अपीलीय कितने मुकदमों की भरमार हो जाती। इसके लिए न्यायालय को भिन्न भिन्न श्रेणी के में विभक्त किया गया है और एक न्यायालय का दूसरे में हस्तक्षेप न हो, इस बात के लिए धारा 15 से 21 में वाद दायर करने के प्रावधान दिए गए हैं। न्यायालय की 4 श्रेणियां हैं। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे जिला न्यायालय, जिसमें एडीजेज भी आते हैं, और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय जैसे सीनियर सब जज यानी सिविल जज सीनियर डिवीज़न और सिविल जज जूनियर डिवीज़न। इस प्रकार से धारा 15 से 20 में ये बताया गया है कि किस न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। सबसे पहले अब हम चर्चा करते हैं धारा 15 की। धारा 15 क्या कहता है? कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, वो न्यायालय जहां वाद दायर किया जाना है। बहुत सिंपल सा वाक्य है, एक ही वाक्य के अंदर जो है सारा सेक्शन कवर कर दिया कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कंपिटेंट टू ट्राई इट। यानी हर मुकदमा इसके विचारण हेतु निम्न श्रेणी के न्यायालय में दायर होगा। ये बात वैसे तो सेक्शन के बेयर लैंग्वेज में ही कह दी गई, लेकिन इसके लिए AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 1947, 1948 और 1949 ये रेलेवेंट है। पृष्ठ 1947 पर अथॉरिटी है, किंतु इस बात को वर्णन किया गया है पृष्ठ 1948 और 1949 के ऊपर। द कोर्ट हैज़ ऑलवेज द ज्यूरिडिक्शन टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। 2007-3 अपेक्स कोर्ट जजमेंट 676 सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि प्लेंटिफ इज डोमिनिस लिटिस, इट इज confined only to cause of action which falls within section 15 to 18 of the code. It has no application in a case where section 20 is sought to be invoked. और इसी अथॉरिटी के अंदर एक बात और भी कही गई है कि jurisdiction is to be ascertained or determined with reference to the date on which the suit is filed. यानी ये रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव नहीं होगी, ये उस दिन देखा जाना है जिस दिन मुकदमा दायर होता है। अब सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 कहता है कि सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स। दावा आर्थिक यानी पेक्यूनियरी और कानून के द्वारा दी गई अन्य मर्यादा के तहत कहाँ दायर होता है? सब्जेक्ट टू द पेक्यूनियरी एंड अदर लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ सूट, यानी सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट एंड प्रॉफिट। यानी ये 6 तरह के वाद जो है बताए हैं, जिसमें पहला है कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट एंड प्रॉफिट। दूसरा है पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का बंटवारा।
तीसरा है फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी रिडेम्पशन का मुकदमा है, उसका फोरक्लोजर करवाना है, उसकी सेल होनी है, या उसके ऊपर चार्ज संबंधी जो मुकदमा है वो सारा का सारा सिविल कोर्ट में दायर होगा। और सेक्शन 16 के तहत जो है ये बताया गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट और इंटरेस्ट जो है ना डिटरमाइन कराने के लिए सब सेक्शन डी है, यानी डी चौथी किस्म का मुकदमा है। और पांचवी किस्म है फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति के साथ कोई गलती हुई, उसके प्रति रॉन्ग हुई, तो अगला है फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्टेंट और अटैचमेंट, जहाँ चल संपत्ति सिचुएटेड हो वहाँ। अब इसमें प्रोवाइडेड दिया गया है, और प्रोवाइडेड में क्या कहता है कि जहाँ प्रतिवादी वास्तव में रहता है या स्वेच्छा से, जहाँ कारोबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है। इसके ऊपर अथॉरिटी में आपको बताना चाहूँगा AIR 1969 गुजरात 308। न्यायालय किसी इमूवेबल जायदाद बारे कोई अनुतोष यानी रिलीफ नहीं दे सकता जो उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में सिचुएटेड ना हो। ये बात AIR 2009 NOC 260 दिल्ली सेक्शन के अंदर कही गई है। प्रियंका विवेक बनाम नीरू मलिक का केस था, उस मुकदमे में ये अभी निर्धारित हुई है। तो धारा 16 दो स्थान निश्चित करती है। कौन कौन से? एक तो जहाँ पर अचल संपत्ति वाक्य है और जहाँ प्रतिवादी रहता हो, कारोबार करता हो या स्वयं के लाभ के लिए कोई काम करता हो। सूट में भी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज। मुकदमे 3 तरह के हैं। पहला कौन सा? सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 16 और 17 के तहत आता है। सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू द मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 19 के तहत आता है। अब 16-17 मैंने पहले बताया और ये 19 बताया। 18 को बीच में छोड़ते हुए फिर मैं 20 की बात करता हूँ कि सूट ऑफ ऑल अदर काइंड्स, और बाकी और सारी किस्म के मुकदमे जो वो सेक्शन 20 के तहत आते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 16 के तहत केसेस कितने प्रकार के हैं, यानी 6 प्रकार के केसेस जैसे कि मैंने बताए। तो अब मैं 18 के जब ऊपर जब आऊँगा तो 18 की चर्चा करूँगा। अब 16-17 और 19-20 की बात जो है हम करेंगे। तो अब 17 की बात मैं करता हूँ। 16 के मैंने आपको बताया कि 6 तरह की केसेज और ये 3 तरह जो है क्लासेज की है कि 16-17 सेक्शन के तहत जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुकदमे आते हैं। और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन। अब इस वाक्य को याद रखना कि कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आदमी के प्रति कोई गलती हुई या मूवेबल प्रॉपर्टी के प्रति गलती हुई तो वो सेक्शन 19 है। अब आदमी के प्रति गलती हुई, मैं जो सेक्शन 19 के ऊपर चर्चा करूँगा तब आपको ये बताऊँगा कि आदमी के प्रति में क्या बात आती है। अब सेक्शन 17 को हम देखते हैं तो सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 कहता है कि जब संपत्ति विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में हो तो वाद ऐसी अवस्था में कहाँ दायर हो सकता है? मान लिया कि जायदाद 2 जगह सिचुएटेड है, तो फिर वाद कहाँ दायर होगा? वेयर ए सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated। अब जहाँ 2 जगह संपत्ति हो और कोई भी संपत्ति का भाग किसी लोकल लिमिट यानी
ज्यूरिडिक्शन में हो तो मुकदमा वहाँ पर दायर हो सकता है जहाँ प्रॉपर्टी का पोर्शन सिचुएट हो। अब प्रोवाइडेड, इसमें दो बात कही गई है, दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू और सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, मुकदमा जो है सब्जेक्ट मैटर के अनुसार और पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन के अनुसार दायर होगा। द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट, और ऐसी कोर्ट के द्वारा सारा क्लेम कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकती है, सारे क्लेम का। ये मुकदमा धारा 16 के सप्लीमेंट करता है और 16A 16E पर लागू होता है। 16A क्या था? 16A को ना भूलिएगा, 16A था सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट एंड प्रॉफिट। यानी ये सेक्शन 17 जो है 16A को और 16E को, ई क्या था? फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ गलती हुई है उसके कंपनसेशन के लिए जो मुकदमा है ये उस पर लागू होता है, ये उसको सप्लीमेंट करता है। जैसे दो जायदाद भिन्न भिन्न जिलों से हैं और दोनों रहन हैं, एक जींद सोनीपत में है और दूसरी जायदाद जींद में है, और दोनों के दोनों रहन हैं एक आदमी के पास। तो जो सोनीपत में है और दूसरी जींद में है, तो जिस एक कोर्ट में मुकदमा डाला दूसरे ज़िले में स्थित जायदाद को सेल का ऑर्डर देने का सोनीपत की कोर्ट को भी हक है, और एजराए में दूसरे ज़िले की जायदाद को भी बेचा जा सकता है, सेल कर सकती है कोर्ट। तकसीम और अचल संपत्ति के पोजेशन बारे भी ये सेक्शन लागू होता है। जैसे सोनीपत तहसील गोहाना के अंदर कोई जायदाद एक आदमी की है और बी की और ए और बी की साझी जायदाद है, इसी प्रकार उन्हीं पक्षों के बीच में जायदाद जो है जींद जिले के की तहसील में है, तो द सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड एट सोनीपत इन गोहाना एज वेल एज इन जींद, बोथ द कोर्ट्स हैव द ज्यूरिडिक्शन। ये उस आदमी की मर्जी पर है कि वो कहाँ पर जो है मुकदमा दायर करता है। सेक्शन 17 लागू नहीं होता यदि वाद हेतु दूसरे जिले या कोर्ट ज्यूरिडिक्शन से बाहर वाक्यावाड़ी जायदाद बारे भिन्न है। यदि कोई जो सेक्शन भिन्न है तो फिर मुकदमा दायर नहीं हो सकता एक जगह, और इसके लिए AR 1972 दिल्ली 90 प्रेम कुमार वर्सेज धर्मपाल का केस जो है रेलेवेंट केस है। तो अब मैं सेक्शन 18 के ऊपर आता हूँ। सेक्शन 18 के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं सेक्शन 18 को पढ़ना चाहूँगा, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस सेक्शन को एक बार ध्यान से देखेंगे। प्ली ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन कोर्ट्स आर अनसर्टेन, जहाँ मुकदमे में ज्यूरिडिक्शन अनसर्टेन है। जैसे where it is alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of the two or more courts any immovable property is situate, any one of those courts may, if satisfied that there is ground for alleged uncertainty, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to the property, and its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situate within the local limits of its jurisdiction। अब इसके ऊपर प्रोवाइडेड दिया है, provided that the suit is one with respect to which the court is competent as regards the nature and value of the suit to exercise jurisdiction। अब जहाँ पर ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि जायदाद दो अदालतों की ज्यूरिडिक्शन में कौन सी की में है, तो वहाँ पर मुकदमा की जहाँ अनसर्टेनिटी है वहाँ कैसे दायर होगा और कहाँ पर दायर होगा। दूसरा क्या कहता है, सब सेक्शन 218 को देखेंगे कि वेयर ए स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड। सेक्शन 1 के अंदर ये आया था कि जहाँ अनसर्टेनिटी है
वहाँ पर वादी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाएगी और रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट कैन प्रोसीड फर्दर इन द केस और लीव ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है इसकी छूट दे सकती है। अब इसमें देखेंगे वेयर ए स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 1 एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एन एपीलेट और रिविजनल कोर्ट दैट ए decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situated, the appellate or revisional court shall not allow the objection। यानी जब मुकदमा लोअर कोर्ट के अंदर डाला गया और जब इसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया तो अपील और रिवीजन के अंदर लिए गए ऑब्जेक्शन की कोई कीमत नहीं होगी एंड इट कैन नॉट बी टेकन द ऑब्जेक्शन अनलेस in its opinion there was at a time of institution of this suit। यदि उस समय नहीं लिया गया था no reasonable ground for uncertainty as to court having jurisdiction with respect thereto and there has been a consequent failure of justice। और इस तरीके से यदि किसी भी कानून की कोई फेल्योर नहीं हुई या कोई न्याय का मतलब भंग नहीं हुआ तो इस ऑब्जेक्शन को नहीं लिया जा सकता। अब ये सेक्शन कब लागू होता है? मेरा ख्याल इन दोनों सेक्शंस को पढ़ने पर क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जायदाद के बारे में हम ये निर्णय न कर पाएँ कि ये किस जुरिडिक्शन में आता है। मान लिया जैसे जमुना नदी बह रही है, एक साइड में हरियाणा और दूसरी साइड में उत्तर प्रदेश है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? फ्लूवियल एक्शन, यानी नदी के कटाव से नदी का आगे पीछे हो जाना। वो सर्टेनिटी नहीं हो सकती कि ये जायदाद हरियाणा की है या उत्तर प्रदेश की, और जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हो जाता क्योंकि पानी भरा है और पानी से कटाव होकर नदी वो जमुना कभी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ जाती है और कभी हरियाणा की तरफ बढ़ जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर एब्सेंस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो ये ना हो तो दिस इज ए रीजनेबल अनसर्टेनिटी। और इसके ऊपर आलादेता वर्सेस अब्दुल कादिर का केस 1901 PR पेज 5 बहुत रेलेवेंट केस है। धारा 18 अक्षेत्राधिकार संबंधी अनिश्चितता को दूर करती है। अब धारा 19 की बात हम करेंगे। धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 कहता है कि सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू ए पर्सन और मूवेबल्स। ये बात अब सोचने और विचारने की है। इसको मैं फिर पढ़ता हूँ कि सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स, किसी आदमी के प्रति या चल संपत्ति के प्रति की गई रॉन्ग्स अपकार के लिए कंपनसेशन हेतु मुकदमा कहाँ दायर हो सकता है? यदि दोष यानी रॉन्ग किसी एक न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर किया गया है और प्रतिवादी दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहता हो, कारोबार करता हो या लाभ के लिए कार्य करता हो, तो वादी की मर्जी होगी कि दोनों में से कहीं भी मुकदमा दायर करे। अब इसको 2 उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। ए दिल्ली में रहता है और बी को कलकत्ता में पीट देता है। बी को ए के खिलाफ दिल्ली अथवा कलकत्ता दोनों जगह वाद का अधिकार होगा। अब बात पिटाई की हो रही है और उधर से दायर वाद की करने की हो रही है। मुकदमा फौजदारी का दिखाई दे रहा है, मार पिटाई फौजदारी में आती है और वाद दायर करने की बात कि दिल्ली और कलकत्ता दोनों जगह है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, आप देखेंगे कि जो रॉन्ग टू ए पर्सन शब्द आया, रॉन्ग टू पर्सन का तात्पर्य ये है कि जब वहाँ पर मान लिया मार पिटाई हुई, असाल्ट हुआ, एफरे हुआ, बैटरी हुई या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुई, तो उसके लिए फिर क्या होगा? क्षतिपूर्ति का वाद होगा, डैमेजेस का वाद होगा।
तो डैमेजेस का वाद जो है इस सिविल मुकदमे से है कि मार पिटाई से क्षतिपूर्ति का वाद करता है कोई आदमी, तो ही हैज़ द राइट टू फाइल द केस देयर इन दिल्ली एज वेल एज इन कलकत्ता। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ए दिल्ली में रहता है और कलकत्ता में बी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोलकर लेख प्रकाशित करवाता है। बी को ए के खिलाफ दोनों जगह मुकदमा करने का हक है। इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर पूरा हुआ और हमने सेक्शन 15, 16, 17, 18 CPC को पढ़ा। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।